आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़बान खल्क और मैं हूं आपके साथ मुनीज़ मोइन। नाज़रीन, 2024-25 का बजट आने के बाद प्रॉपर्टी पर उसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, क्योंकि हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है कि वो इस सेक्टर से काफ़ी रेवेन्यू जनरेट करे, लेकिन जो इस सेक्टर के लोग हैं, जो प्रॉपर्टी से वाबस्ता लोग हैं, जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं, उनका ये कहना है कि उनका कारोबार ठप हो गया है, उनके मामलात रुक गए हैं। अब असल सूरत हाल क्या है, बायर का क्या कहना है, सेलर का क्या कहना है और जो प्रॉपर्टी ओनर्स हैं उनका क्या कहना है कि 2024-25 के बजट ने उनके कारोबार को किस तरह से मुतासर किया या उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ प्रेसिडेंट ऑल लाहौर रियल्टर्स मियां मुबश्शिर साहब मौजूद हैं और प्रॉपर्टी जो है 2024-25 का बजट आने के बाद उस पर किस तरह से असरअंदाज हो रहा है ये बजट प्रॉपर्टी मालिकान के ऊपर और रियल्टर्स के ऊपर। मैं चाहूँगी कि मुबश्शिर साहब से उनकी राय ले ली जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, बिल्कुल ये जो बजट है इसे रियल इस्टेट के हवाले से स्याह तरीन बजट कहा जा रहा है और रियल इस्टेट के हवाले से सिर्फ इसे स्याह तरीन बजट नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुल्की इकोनॉमी जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और इस तरह से जुड़ी हुई है कि रियल इस्टेट सेक्टर में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुख्तलिफ इंडस्ट्री वाले भी करते हैं और रियल इस्टेट सेक्टर की इन्वेस्टमेंट बाहर से भी आती है, फॉरेन रेमिटेंस भी आती है और तकरीबन कोई 50 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो जहाँ पे हम रियल एस्टेट सेक्टर के लिए इसे स्याह तरीन बजट कहेंगे, वहाँ पर हम बकाया इंडस्ट्रीज़ के लिए भी इसे स्याह तरीन बजट कहेंगे। आप अगर ये चीज़ देखें कि बकाया लोग भी सरापा एहतजाज हैं, जिस तरह के रियल एस्टेट इंडस्ट्री वाले हैं, यहाँ पर किया गया है जहाँ पर नए टैक्सेस लगाए गए हैं, वहाँ पे वैल्यूएशन टेबल पे जाके वैल्यूएशन में भी इसे बढ़ा दिया गया है। और एक बहुत बड़ी चीज़ जो हम हमेशा ये चीज़ कहते थे कि फाइलर होना चाहिए, हम उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। इस मरतबा एफबीआर ने फाइलर होने के रास्ते जो हैं वो भी बंद कर दिए हैं। मैम, इस मरतबा एफबीआर ने जो सबसे बड़ी ज़्यादती की है, फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान न्यू फाइलर का एक सिलसिला मुतारिफ करवा दिया है। हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, जो हमारे पास यहाँ पे रेमिटेंस भेजते हैं, वो यहाँ पे फाइलर नहीं थे होते। कानून भी उन्हें इजाज़त देता है कि अगर वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है तो यहाँ पे फाइलर ना भी हों तो वो चलता है। लेकिन जिस टाइम वो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं या अपनी प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, उन्हें न्यू फाइलर के ज़ुमरे में डाल के उन पर डबल टैक्स आइड। तो इसमें हर्ज ही क्या है अगर वन विंडो ऑपरेशन कर दिया जाए? जी बिल्कुल, वन विंडो ऑपरेशन करने में हर्ज कोई नहीं है, लेकिन चीज़ ये है कि अगर हम जो पाकिस्तान से बाहर रहने वाले लोग हैं उन्हें भी कोई ऐसा रिलीफ नहीं देंगे, फॉरेन रेमिटेंस कैसे आएगा? अगर आप एक चीज़, सिर्फ इस चीज़ को हम समझें कि हमारी जो इकोनॉमी है वो इस नहज पर आ चुकी है कि 19% और 20% के मार्कअप पे जो है बैंक पैसा ले रहे हैं और गवर्नमेंट ने मार्कअप रेट इतना हाई रखा हुआ है, जितना पैसा वो वैसे ही जो है वो बैंकों में चला गया है, सर्कुलेशन में पैसा नहीं है। उसकी वजह से इंडस्ट्री मुकम्मल बंद हो रही है और हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें पैसा इंजेक्ट होता था, बाहर से पैसा आता था बहुत ज़्यादा, जिसके साथ साथ कंस्ट्रक्शन में पैसा लगता था, रियल एस्टेट सेक्टर में लगता था, साथ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री चलती थी, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ बकाया। ये चीज़ समझी जा रही है कि शायद मुल्की इकोनॉमी के कोई मुखालिफ बजट दिया गया है और इसके इफेक्ट जो होंगे, आपने जैसे देखा है, पहले भी हमने बहुत बड़ी खबर सुनी, बल्कि आपके चैनल से बहुत मरतबा ब्रेक हुई कि पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तानियों का बहुत ज़्यादा दुबई में पैसा गया और मुख्तलिफ जगहों पर पैसा गया। ये उस चीज़ को मज़ीद तक़वियत दी गई है, बजाय इसके कि माजी से हमें कुछ सबक हासिल करना चाहिए था, कुछ सीखना चाहिए था कि पैसा जो है वो बाहर ना जाए और पैसा जो है बाहर जो गया है वो यहाँ पर कोई ऐसी जो है ना स्कीम दें, कोई एमनेस्टी दें, कोई ऐसा सिलसिला दें कि पैसा पाकिस्तान में वापस आए। लेकिन यहाँ पर किया ये गया है कि जो उन रवायात को दोबारा रिपीट कर दिया गया है। और आप ये चीज़ देखेंगे, मैं आपके चैनल के तवज्जो से ये बात, दावे से ये बात करता हूँ कि ये बजट जो है इसके इफेक्ट कतई तौर पे अच्छे नहीं हो सकते। ये पैसा मज़ीद बाहर जाएगा, पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है मज़ीद प्रेशर में आएगी। रियल एस्टेट सेक्टर से पर तो इन्होंने जो है ना वो बंद करने का सोच लिया है। और सबसे मेन चीज़ ये है मैम कि कोई भी जो लोग हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है हमारी, वो वर्किंग करने की बजाय, वो ये चीज़ देखने की बजाय कि वाकई रियल एस्टेट सेक्टर की क्या पोजीशन है, वहाँ पे क्या टैक्स लगाना चाहिए, किस तरह रेवेन्यू ज़्यादा इकट्ठा होगा, उनकी बीच में कुछ लोगों की नाहली ऐसी है कि वो सिर्फ बंद दफ्तरों में बैठ के वहाँ पर जो है ना वर्किंग करते हैं और वो रिपोर्टिंग जो है गवर्नमेंट को की जाती है और गवर्नमेंट हमेशा जो है वो उन्हीं रिपोर्टिंग पे जब काम करती है तो वो क्योंकि इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ग्रॉस रूट लेवल पे वो नहीं होती, तो उसका रिजल्ट जो है इसी तरह से बुरा आता है जैसे पहले भी बुरा था। यानी आपके कहने का मतलब है उन्होंने हकाइक देखे नहीं है और हकाइक के बरअक्स पॉलिसी साजी कर दी।
जी बिल्कुल, हमारा मौक़िफ़ ये है कि हम जो रियल्टर्स हैं, जो रियल एस्टेट सेक्टर को डील करते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात करके हम हाज़िर हैं उन मुज़ाकरात के लिए जो पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव हों, जो हमारी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव हों, जो हमारे सेक्टर के लिए पॉजिटिव हों। हम इनके लिए हाजिर हैं और हमारे पास पूरी वर्किंग यहाँ पर मौजूद है। हम ये चीज़ दावे के साथ कहते हैं कि आप लोग जितना टैक्स इकट्ठा करते हैं, आप लोग जब टैक्स ऐसे तरीके से लगा देते हैं कि इंडस्ट्री बंद हो जाती है, तो आप टैक्स क्या इकट्ठा करेंगे? आप टैक्स इकट्ठा कर ही नहीं सकते। सिर्फ प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री नहीं है, दीगर इंडस्ट्रीज भी इसके खिलाफ आवाज़ उठा रही हैं कि उनसे मुशावरत नहीं की गई, उनको लूप में लिए बगैर, एतमाद में लिए बगैर इस तरह के फैसले किए गए हैं। सर मैं इनकी राय लेना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम, अपना तारुफ सर, अपना तारुफ करवाएं। मोहम्मद अकबर चौधरी, मैं आल लाहौर रियल्टर्स का चेयरमैन हूँ और मैं मियाँ साहब की बहुत सारी बातों को सेकंड करता हूँ कि भी जो रेमिटेंसी है वो पाकिस्तान के अंदर जो नहीं आ रही, उसकी वजह बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसमें जो टैक्सेस हैं, सिर्फ वो टैक्सेस नहीं हैं बल्कि उनको आप कह लें कि ऐसे कदगन लगा दिए गए हैं कि जिसके ऊपर बिल्कुल एक क्या कहते हैं ना, मैंने आपके घर की तलाशी लेनी है। तो ये जब जो हम प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं वो अपने क्लाइंट के ऊपर ऐसे ऐसे सवालात और ऐसी ऐसी चीज़ें जो FBR ने कहा है कि जी हमें ये 7E का, और इसके बाद इन्होंने जो लगा दिए हैं कि भी आपने 6 माह की जो स्टेटमेंट लगानी है, ये सारी चीज़ें जो हैं इससे लोग डर गए हैं। हमारा इन्वेस्टर जो है उसने मतलब किसी भी मुल्क की इंडस्ट्री को बेहतर चलाने के लिए रियल एस्टेट सेक्टर जो है ये बुनियादी एक रोल प्ले करता है। जिस मुल्क के अंदर भी आप तरक्की पजीर ममालिक देख लें, आप तरक्की याफ्ता ममालिक कर लें, जब उनके ऊपर रिसेशन आते हैं तो सबसे पहले वो कंस्ट्रक्शन को ओपन करते हैं। दुबई में कभी भी अगर कोई मसाइल क्रिएट होते हैं तो वो कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो ना वो रियल एस्टेट का वो लॉन्च करते हैं। सर आपसे एक सवाल पूछूं? जी जी। मुझे ये बताएं, एक तरफ हम कहते हैं कि प्रॉपर्टी कोलैप्स कर रही है, बिजनेस बढ़ नहीं रहा है, मौके ख़त्म हो रहे हैं, ग्राहक आ नहीं रहा है, दूसरी तरफ हम देखते हैं बड़ी बड़ी सोसाइटियाँ बन रही हैं, तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। जी इस तरह है कि अब जिन लोगों का रोज़गार जो इस मुल्क में ही है, जिनके इन्वेस्टमेंट इस मुल्क में ही है, उन लोगों ने कुछ ना कुछ तो अपना जो है ना सर पैर मारना है ना, कि कुछ ना कुछ वो करना चाह रहे हैं कि भी वो अपनी कोई सोसाइटी लॉन्च करें, कोई उनको इंसेंटिव दें, कोई डीलर्स को इंसेंटिव दें, कुछ रिबेट दें ताकि वो पहिया चले। हम तो पहिया चलाने की कोशिश कर रहे हैं और गवर्नमेंट जो है उन्हीं पहियों के ऊपर बैरियर लगा रही है। अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन के हवाले से आप देखें तो जो हमारा मेन अदारा है लाहौर का वो LDA है, नक्शा वहाँ पे पास होने नहीं देते। किसी भी बिल्डिंग का प्रॉपर SOP के तहत जितने उन्होंने SOP या जितने कवानीन बना दिए हैं अंदर बैठ के, उनमें से किसी एक मतलब जो है ना प्रॉपर किसी बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं, जुगाड़ लगे हुए हैं। वो जुगाड़ लगते हैं और ऐसा नक्शा पास करेंगे कि उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं कंप्लीट होएगी, अगर बिल्डिंग कंप्लीट होएगी तो उसको गिराने के लिए आ जाते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर इन्वेस्टर को डिस्करेज किया जा रहा है और यही इन्वेस्टर वो डॉलर ख़रीदता है, डॉलर स्मगल होता है और पाकिस्तान से पैसा बाहर निकल जाता है। रियल एस्टेट सेक्टर सिर्फ ऐसा एक अदारा है जहाँ पे अगर इन्वेस्टमेंट की जाए तो ये पैसा मुल्क से बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी तो किसी ने उठा के लेके नहीं जानी। लेकिन सर आई एग्री विद यू, मगर इस वक्त सूरत हाल जो हुई हुई है, मुझे ऐसा लगता है ये जो आपसे मैं डिस्कस कर रही हूँ, ये जो सूरत हाल है इसमें ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस की इनकरेजमेंट नहीं रही, बाहर वाले तो अब ये उनके लिए ख्वाब ही रह गया कि पाकिस्तान में वो कोई ज़मीन लें, क्योंकि चीज़ें आसान नहीं है। जिस तरह के मैंने दोनों हजरात से बात की है इस पर। आतिफ अब्बासी, सदर कॉलेज रोड। आपने जो बात की है, मेरा ख्याल है कोई भी मुल्क जो है वो, और स्पेशली जैसा हमारा थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये रेमिटेंस पे चलती है और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल रेमिटेंस जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में आता है और बड़ा एक चंक जो है वो रेमिटेंस का जो है वो रियल एस्टेट सेक्टर में आता है। अभी रियल एस्टेट सेक्टर पे जो टैक्सेस लगे उससे ये हो रहा है कि जो पैसा पाकिस्तान में आना चाहिए वो पैसा दुबई जा रहा है, वो पैसा यहाँ से पुर्तगाल जा रहा है, तुर्की जा रहा है और ममालिक में जा रहा है। तो गवर्नमेंट को इस चीज़ पे देखना चाहिए कि वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लाने की बात कर रहे हैं, जबकि यहाँ से कैपिटल फ़्लाइट हो रहा है आपका जो प्रॉपर्टी से निकल के और प्रॉपर्टी में ही दुबई में, तुर्की में, आपके पुर्तगाल में जा रहा है। तो इस पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सर आप मुझे बताएं कि बजट 2024 आने के बाद कितनी सूरत हाल बदल गई है, पहले क्या थी और अब क्या है? प्रॉपर्टी जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, ख़ास तौर पे क्योंकि आप लोगों का ताल्लुक इस फील्ड से है, तो मैं चाहूँगी आप मुझे बताएं कि पहले क्या था सिस्टम और अब क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं सरप्रस्त कॉलेज रोड डीलर एसोसिएशन सुहेल अकरम। बजट के आने से पहले जो सूरत हाल थी वो काफ़ी बेहतर थी और जो इन्वेस्टर था वो पैसा लगा भी रहा था और बाहर से भी रेमिटेंस आ रही थी, लोग अपना यहाँ पे कमा रहे थे।
और हमारा यकीन करें कि हम इस बात पे हैं कि हम यहाँ पे काम करना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों का रिस्क है यहाँ पे, और जो हमारी इस वक्त पोजीशन हुई है, जो हमारे हालात हुए हैं वो इतने ऑकवर्ड चले गए हैं कि हम एहतजाज करने पे मजबूर हो गए हैं। और हमारा हम ये चाहते हैं कि रियासत और जो भी ये हमारे जो गवर्नमेंट के हैं वो मामलात वो ये करें, कम से कम हमारे मामलात को समझें और हमारे लिए कोई बेहतरी की सोच रखें ताकि हम भी इस पाकिस्तान में रह के अपने बच्चों का रिस्क कमा सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये तो लाहौर की सूरत हाल थी। इनका यही कहना है कि अगर यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी उन लोगों को जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो फिर जो पैसा है वो पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर चला जाएगा। जिस तरह के हम आज बात कर रहे हैं कि प्रॉपर्टी के ऊपर बजट आने के बाद किस तरह के असरात मुरतब हुए हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एक्स प्रेसिडेंट रियल्टर्स एसोसिएशन लाहौर के ताहिर मसूद साहब। ताहिर साहब, आप मुझे ये बताएं कि अभी हुकूमत ये तवक्को कर रही है कि ये जो डिपार्टमेंट है प्रॉपर्टी का, इससे हैवी रेवेन्यू लिया जाए, तो क्या आपको सूरत हाल नज़र आ रही है, बिजनेस है या नहीं है? क्या जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही है वो उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों ने हमारे स्टेक होल्डर जितने भी हैं उनके साथ टाइम दिया। जो पॉलिसीज़ इस टाइम चल रही हैं जी, उसमें कतन भी गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं है कि इस सेक्टर को चलाया जाए, क्योंकि जब भी आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं किसी भी सोसाइटी में, किसी भी मुल्क में कोई भी पॉलिसी आप बनाते हैं, तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उससे रिलेटेड जितने भी लोग होते हैं, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं, उनके साथ मुशावरत में वो चीज़ें की जाती हैं। बदकिस्मती से हमारे मुल्क का अलमिया ये है कि यहाँ पे पॉलिसीज़ बना के और उसके बाद इम्पोज़ करके लोगों को बताया दिया जाता था कि ये चीज़ें यहाँ पे लगा दी गई हैं, और इन टैक्सेस के इम्पोज़ करने से एक खौफ का एलिमेंट जो है हमारी इंडस्ट्री के ऊपर आ गया है, और प्लस टैक्सेस की इतनी भरमार है, और उसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो कन्फ्यूजन है। जो हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं वो कन्फ्यूज़ड हैं कि वो किस तरफ जाएं। इसमें 3 अब उन्होंने लगा दिए हैं जी, टैक्स पेयर, लेट टैक्स पेयर और नॉन टैक्स पेयर। अब इसको डिफरेंट न्यू टैक्स पेयर, लेट टैक्स पेयर और एक नॉन टैक्स पेयर जो है, अब ये इतनी कन्फ्यूजन है कि इसमें मुख्तलिफ स्लैब्स रख दी गई हैं। और ये अभी लास्ट टाइम भी हम मीटिंग में ये कहा था कि जितने भी आपने टैक्सेस इम्पोज करने हैं उसका बेस्ट वे है, क्योंकि सब लोग, हम पाकिस्तानी हैं, हम टैक्स देना भी चाहते हैं, लेकिन अब जब नेगोशिएट करके चीज़ें लगाएंगे तो उसमें दोनों तरफ से, दोनों स्टेक होल्डर्स का विन विन पोजीशन आ जाती है। जब आप आपस में मुशावरत करते हैं तो हम अपनी कम्युनिटी को भी कम्युनिकेट कर सकते हैं कि ये तमाम चीज़ें हमारी मुशावरत से हुई हैं। इस टाइम एक खौफ का आलम है हमारी कम्युनिटी में, टैक्सेस की वजह से भी, और जो गवर्नमेंट ने हमारे ऊपर जो पूछगछ शुरू कर दी हुई है, जो बंदा भी इन्वेस्ट करता है उसके ऊपर सबसे बड़ी जो तलवार है वो ये है कि पैसा कहाँ से आया। और इवन अब आप यकीन माने, आप बैंकों में जाके पे ऑर्डर्स बनवाते हैं तो जो बैंक मैनेजर है, ही इज़ जस्ट लुक लाइक अ SHO, वो आपसे इतनी इंक्वायरी करता है कि हम जैसे जो लोग इस सेक्टर से वाबस्ता हैं वो अपनी इन्वेस्टमेंट या पे ऑर्डर बनाते हुए घबरा रहे हैं, तो एंड यूज़र या इन्वेस्टर की तो दूर की बात है। सर, आप तो काफ़ी अरसे से इस डिपार्टमेंट में हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो तरीक़ाकार है सवाल जवाब वाला, ये बेहतर नहीं है दूर अस्त अगर देखा जाए? बेहतर उस सूरत में होता है जब आप तमाम चीज़ों को लेके पूरे मुल्क को एक सेक्टर और एक पूरे ख़ानदान की तरह लेके चलते हैं। जब आप एक सेक्टर के ऊपर तबाही और बर्बादी का फार्मूला लगा दें और दूसरे सेक्टर्स को आप छोड़ दें, जैसे अब ज़राई टैक्स है, उधर कोई टैक्स नहीं है किसी किस्म के, क्योंकि लोग वो वहाँ पे जो बिग जॉइंट्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर बैठे हुए हैं। हम ये कहते हैं हम टैक्स देने को तैयार हैं। जैसे सर, बिग जायंट्स तो प्रॉपर्टी में भी बैठे हुए हैं। बिल्कुल बैठे हुए हैं, लेकिन वो लोग हैं जिनको फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है नीचे जो एंड यूज़र है, जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। आप यकीन माने, हमारी जो रेमिटेंस थी, वो मेन जो बाहर बंदा बैठा हुआ है, वो सबसे ज़्यादा जो भरोसा करता था वो अपने जो यहाँ पे पाकिस्तान में अब इन्वेस्टमेंट करता था रियल स्टेट में। अब उसके ऊपर भी इन्होंने पूछना शुरू कर दी है कि अगर आप टैक्स पेयर हैं पाकिस्तान में तो तब आप प्रॉपर्टी यहाँ परचेज़ करते हैं, वरना टैक्सेस की रेशो बढ़ा दी है। अब वो सारा पैसा, और इंक्लूडिंग पाकिस्तान में जो इन्वेस्टर है वो दुबई में और मलेशिया में लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट शुरू कर दी है। और इससे ये जो हमारा सेक्टर है, जिससे इंटरलिंक बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि आप देखें टेक्सटाइल में और आपकी सिरेमिक्स इंडस्ट्री और जितनी भी हैं वो सब की सब बंद होती जा रही हैं इस सेक्टर से रिलेटेड जितनी भी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका तारुफ? मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी, फेडरेशन ऑफ रियल्टर पाकिस्तान। हमारी एक पूरे पाकिस्तान की बॉडी है जो तमाम पाकिस्तान की रियल एस्टेट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है। मैं उसका सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ। सर, मुझे ये बताएं कि ये पहले हुआ था पिछली हुकूमत में कि ओवरसीज़ अगर पाकिस्तान में बाइंग और सेलिंग करना चाहते हैं तो उनके लिए आसानियाँ की जा रही थी। उसके लिए ओवरसीज़ का जो ऑफिस है
वहाँ पर से इसको डील किया जा रहा था, मगर अब जितनी मैं गुफ्तगू सुन रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ओवरसीज़ के लिए भी इसमें दुश्वारियाँ पैदा हो गई हैं। आप क्या कहेंगे? देखें, पहले ये होता था इस बजट से पहले कि ओवरसीज़ के लिए टैक्स स्लैब भी बहुत कम थी और उसको सिर्फ ओवरसीज़ होने की बिना पर उसकी ट्रांसफ़र उसको एक फाइलर कंसिडर किया जाता था, जबकि अब उस फार्मूले को भी चेंज कर दिया गया। एफबीआर ने नए सिस्टम में उनको नॉन फाइलर डिक्लेयर कर दिया, जबकि उनका यहाँ फाइलर होना चूँकि ज़रूरी नहीं और चूँकि उनकी इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा आती थी हमारे पाकिस्तान में रियल इस्टेट में, क्योंकि वो यहाँ इंडस्ट्री नहीं लगा सकते, ना उनको ज़रूरत है। इनको गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि उनको कम से कम फैसिलिटेट करते ताकि हमारे पास एक अच्छी रेमिटेंस आती जिससे हमारे मुल्क का फ़ायदा है। हम जो 2-4 अरब डॉलर के लिए पूरी दुनिया में भिखारी बनकर हमारे हुक्मरान मांगते हैं, कम से कम इससे जान छूटती। और ये इनको चाहिए कि जब ये पॉलिसीज़ बनाएं तो ऐसी पॉलिसीज़ होनी चाहिए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी, हमारी एक बहुत बड़ी तादाद मिलियंस में है, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हैं, पाकिस्तान पैसा भेजते हैं और उनके पैसे की एक बड़ी अमाउंट वो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट होती है, जिससे रियल इस्टेट ग्रो करती है। ना सिर्फ यहाँ की लोकल रियल इस्टेट बल्कि जो बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उसमें भी वो इन्वेस्ट करते हैं और उससे पाकिस्तान की इकॉनमी में जो रेमिटेंस आती है वो बहुत एक किरदार अदा करती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कब तक हालात ठीक हो सकते हैं और कब लोग दोबारा से प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, क्योंकि अभी लोग अपना पैसा बैंकों में जमा कर रहे हैं? एक्चुअली ये प्रॉपर्टी का जो हमारा बिज़नेस है तकरीबन 1 साल से पहले बदहाली का शिकार था, लेकिन ये जो बजट आया है इसमें इन्होंने प्रॉपर्टी पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा दिया है जिससे हर एक बंदा परेशान हो गया। एक तो इन्होंने टैक्स की रेशो इतनी बढ़ा दी है जिसमें वफाक ने भी बढ़ाई है और जो सूबाई हुकूमत है उन्होंने डीसी रेट बढ़ा दिए हैं। और पहले था एक फाइलर और एक नॉन फाइलर, अभी एक न्यू कैटेगरी इन्होंने लॉन्च कर दिया जो कि लेट फाइलर है। अभी इन्होंने टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया है कि अगर एक बंदा प्रॉपर्टी परचेज़ कर लेता है तो वो अगले 5 साल तक उसको सेल नहीं कर सकता। और अगर प्रॉपर्टी पे आप टैक्स लगाते हैं तो उसमें गवर्नमेंट को ये चाहिए, खाली ये ना देखें ये एक प्रॉपर्टी पे टैक्स है, इससे रिलेटेड तकरीबन 70 और इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि इससे रिलेटेड हैं, वो सारी टोटली तौर पे ठप हो जाती है। जैसे बिल्डिंग मटीरियल है, सीमेंट, बजरी, रेत, ईंट वगैरह, इसके साथ इलेक्ट्रिक है, सैनिटरी, हार्डवेयर है, पेंट वगैरह, ये सारी बंद हो जाती हैं। और पाकिस्तान को पैसे की ज़रूरत है ओवरसीज़ से, तो इसका सबसे बेहतरीन हल ये होता है कि जो ओवरसीज़ हैं उनको एक कह ले कि उनको एक अपॉर्चुनिटी दी जाए। और सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि ओवरसीज़ जो बैठा है बंदा वो पैसा कमा के पाकिस्तान में प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, क्योंकि खुद तो वो बाहर बैठा हुआ है लेकिन वो कहता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे देखते हैं टैक्स की रेशो इतनी ज़्यादा बढ़ा दी है कि अगर कोई परचेज़ कर लेता है तो 5 साल तक उसको अभी कोई प्रॉफिट की उम्मीद नज़र नहीं आती। इसलिए गवर्नमेंट को चाहिए या तो ये एक एमनेस्टी स्कीम जो है लॉन्च करें, या फिर ये जो टैक्सेस इतने लगाएं इस पर नज़रसानी करें और इन टैक्सेस को कम करें ताकि जो बिज़नेस है उसकी तरफ लोगों का रुझान बढ़े। और ज़हन में रख लें जिस मुल्क में देखें अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, अगर आप लोगों को इस तरह करेज करेंगे कि आप पैसा बैंकों में रख दें और आप इंटरेस्ट खाएँ, जो सूद खाएँ, ठीक है, तो फिर वो कौम कैसे बिज़नेस करेगी? कोई भी बंदा जिसको घर बैठे इंटरेस्ट आ रहा हो वो मेजॉरिटी लोग ऐसे बैंकों में जमा करवा देते हैं, वो बिज़नेस की तरफ हट जाते हैं। इनको चाहिए कम से कम ऐसे टैक्स कम करें ताकि लोग कंस्ट्रक्शन करें और जब उस प्रॉपर्टी को सेल करें कि जो बंदा घर बनाए, सिंगल स्टोरी बनाए, डबल बनाए, उसको टैक्स की छूट होनी चाहिए। अगर एक बंदा खाली प्लॉट लेके छोड़ रहा है उस पर टैक्स ज़्यादा हो जाए कोई इशू नहीं। अभी सर आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन सूरत हाल कुछ इसी तरह की है कि हर चीज़ के ऊपर नए किस्म का टैक्स लग रहा है। देखें आगे आगे किस किस किस्म के टैक्सेस आते हैं। सर आप को मैं शामिल गुफ्तगू करना चाहूँगी। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्या लग रहा है ये जो रंग बिरंगे टैक्सेस लग रहे हैं, क्या इससे ये जो सिस्टम है प्रॉपर्टी का जो चल रहा था पहले, जो पैसा रवानी में था अब वो रवानी में नहीं है, तो कारोबार कितनी बुरी तरह मुतासर हुआ है? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, मलिक हमीद, जनरल सेक्रेटरी, काले रोड। असल बात यह है कि मोहतरमा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। हमारे ताहिर मसूद साहब हैं, अंसर साहब, उन सब ने जो बातें की हैं सब हम टैक्स के मामले में, क्योंकि टैक्स इतना लग चुका है, गवर्नमेंट ने इतना लगाया है कि हमारा बिज़नेस जो है बिल्कुल ठप हो चुका है। और गवर्नमेंट को हमारी तरफ से आप हमारे उनके रिक्वेस्ट करें और बल्कि दरख्वास्त पेश करें कि ये टैक्स जितने लग चुके हैं इनको आप कम करें, क्योंकि टैक्स जो उन्हें बता रहे हैं कि फाइलर, नॉन फाइलर और न्यू फाइलर, उसके मुताबिक बहुत ज़्यादा, यानी कि फाइलर नए
उनका 6% जो पुराने हैं उनका 3% और जो अब नॉन फैलन है उनको 15% इन्होंने कर दिया है। तो कारोबार कहाँ जाएगा? कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। तो इनको रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट को कि ये का जो टैक्स हैं ये कम करें और हमारे हालात जो हैं प्रॉपर्टी के। देखिए, बिल तो आ चुका है, बजट भी अप्रूव हो चुका है, मगर अब अगर आप इसमें तब्दीली एक्सपेक्ट करें तो वो आपको फौरी तौर पर मिलने नहीं वाली। अगर ऐसा नहीं होता, आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं होते, तो फिर क्या होगा? नहीं, इस तरह है कि अभी 31 या 30 सितंबर तक अभी क्लोजिंग का है, ये इसमें हो सकता है। हम कुछ दिन पहले FBR के ऑफिस गए थे सब दोस्त और उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने कहा जी आपकी समरी जो है हमने मोहतरमा साहब को और भेज दी है और वज़ीर-ए-आला तक वज़ीर आला साहबा और वज़ीर आज़म को कि भाई आपके जो प्रॉपर्टी के मामलात हैं टैक्सों के, उसमें हम कुछ आप लोगों के लिए कुछ करेंगे। ये अभी 30 सितंबर तक अभी इनके पास टाइम है। सर कुछ कहना चाह रहे हैं? देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको रिविज़िट किया जा सकता है। जो इख्तियारात FBR के हाथ में हैं उनको रिविज़िट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें अभी जिस तरह ये वैल्यूएशन टेबल को बढ़ाना चाह रहे हैं उससे और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, उससे और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे। तो हम ये आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहते हैं कि जो वैल्यूएशन टेबल है उसको अपनी साबिका पोजीशन में रहने दिया जाए और टैक्सेस को जो ऑलरेडी लगाए हैं उसमें कॉम्प्लिकेशंस इतनी ज़्यादा हैं कि जो टैक्स लॉज को समझने वाले लोग हैं वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए उसमें आसानी पैदा की जाए। मसूद भाई बता रहे थे कि टैक्स हम देना चाहते हैं, हम देना नहीं चाहते, हम दे रहे हैं। जो भी रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है वो टैक्स पे कर रहा है। टैक्स पे करने के बावजूद आसानियां नहीं हैं, उसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, उसको कोई आसानी पैदा नहीं की जा रही, उसको डिफ़िकल्टीज़ में डाला जा रहा है। ठीक है सर ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, आपने देखा कि इन सबका यही कहना है कि हम टैक्सेस दे रहे हैं और बहुत पहले से दे रहे हैं, स्टेट के साथ ताउन कर रहे हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि स्टेट भी हमारे साथ ताउन करे। मेरे साथ इस वक्त ऑल लाहौर रिटेलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मियां नईम साहब मौजूद हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मसला हुआ क्या है, कारोबार क्यों ठप हो गए है प्रॉपर्टी का, लोग आ क्यों नहीं रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए। तो सर, बीइंग द सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, आपका इस पर क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि मीडिया ने हमेशा पॉजिटिव किरदार अदा किया है। आपका क्वेश्चन है कि लोग प्रॉपर्टी की तरफ आ क्यों नहीं रहे, लोग कैसे आएंगे? हम लाहौर में बसते हैं, लाहौर की जो मेन ट्रांसफर अथॉरिटी है वो LDA है। LDA एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पे जाके हर बंदा मुतमिन होता है कि मेरा प्लॉट या मेरा घर मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो गया। अब शिफ्टिंग के नाम पे एक ऐसा उन्होंने तमाशा शुरू कर दिया कि एक प्लॉट अगर आपके नाम पे ट्रांसफ़र हुआ है 10 साल कबल या आपसे पहले वो प्लॉट 4-5 दफ़ा ट्रांसफ़र हो चुका है, उसका नक्शा पास हो चुका है, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट बन चुका है और अब ये शिफ्टिंग अंदर फ़ाइल भेज के एकदम से कह देते हैं जी आपकी फ़ाइल कैंसिल हो गई। वाई, क्यों? जब आपने उसका NOC जारी कर दिया, NOC का मतलब क्या होता है? जब आप प्लॉट ट्रांसफ़र करते हैं एक आइडेंटिफिकेशन होती है LDA के अंदर, LDA का एक स्टेट अफसर या उसका असिस्टेंट डायरेक्टर साथ बैठ के प्लॉट या घर ट्रांसफ़र करता है। अब खुद इसको ये कैंसिल करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। फिर सवाल मेरा इसमें यह है कि क्या पहले सोए हुए थे या अब सो रहे हैं? जी बिल्कुल, ये एक तमाशा है, इसलिए कि LDA वाली वारिस कोई नहीं है। मेरी चीफ मिनिस्टर से गुजारिश है कि चीफ मिनिस्टर एक अवामी वोट लेके आए हैं यहाँ पे, इनके पास एक अवाम की हुकूमत है, ये जमहूरी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है और जमहूरी हुकूमत का हक होता है कि अवाम के लिए रिलीफ पैदा किया जाए। तो चीफ मिनिस्टर ने क्या रिलीफ पैदा किया? एक शिफ्टिंग का एक सिस्टम बना दिया कि ताकि लोग डिस्टर्ब हों, बाहर से पैसा ना आ सके, रियल एस्टेट का कारोबार ना चल सके। रियल एस्टेट से वाबस्ता 70 सनतें ऐसी हैं जिसमें आपका पेंट है, लकड़ी वाले हैं, मजदूर है, मिस्त्री है, आपका इलेक्ट्रीशियन है, यानी कि सैनिटरी है, 70 ऐसी इंडस्ट्री वाबस्ता है जिनका रोज़गार बंद हो चुका है। अच्छा सर, वो ये कहते हैं LDA वाले कि हमने बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन कर दिया, पेपर वर्क ख़त्म हो गया, सारा 1 विंडो ऑपरेशन हो गया, आप आएँ आपका काम फ़ौरन हो जाएगा। तो क्या ये बात सच नहीं है? नहीं, झूठ है। ये 2009 के अंदर इन्होंने एक कंप्यूटराइज ट्रांसफ़र का अमल शुरू किया और कहा ये जिसके पास ये ट्रांसफ़र लेटर होगा उसको सारी ज़िंदगी कोई परेशानी नहीं होगी। फिर परेशानी हो रही है। फिर 2014 के अंदर NOC का एक सिस्टम लाया गया कि जिसके पास अपने घर का, अपने प्लॉट का NOC मौजूद होगा उसको परेशानी नहीं होगी। फिर परेशानी हो रही है। 1 विंडो एक महज बेवकूफ़ बनाया हुआ आवाम को। 1 विंडो पे इनके अपने एजेंट होते हैं, जैसे एप्लीकेशन सबमिट करते हैं आपसे सेल नंबर लिया जाता है, उसी सेल नंबर पे रात को कॉल आ जाती है आप इतने पैसे दें आपका काम हो जाएगा, वरना फिर आप रुल जाएंगे। ठीक है सर, मैं आपसे बात करना चाहूँगी इस पर, आप अपना तारुफ करवाइए। मैं अनस मेरा नाम है
और मैं कॉलेज रोड डीलर एसोसिएशन का चेयरमैन हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आप इत्तेफाक कर रहे हैं नईम साहब की बात से? बिल्कुल इत्तेफाक कर रहा हूँ, ऐसा ही है। अभी जो प्रॉपर्टी के जो हालात हो गए हैं वो तो बिल्कुल ही मतलब ट्रांसफ़र वगैरह हर चीज़ रुकी हुई है, मतलब प्रॉपर्टी का काम ना होने के बराबर है अब तो। क्लाइंट आ रहे हैं आपके पास? क्लाइंट कुछ भी नहीं है, सिर्फ रेंट का क्लाइंट है, वो भी मतलब शाज़ो नाज़र है, कोई एक आध आ जाए तो। और लोग बाइंग के लिए नहीं आ रहे? नहीं आ रहे, बिल्कुल भी नहीं आ रहे, बिल्कुल प्रॉपर्टी का काम है ही नहीं है, सीरियस ही नहीं है अब तो। कारोबार ठंडा है? ठंडा, बिल्कुल ठंडा है। कितने अरसे से? तकरीबन 2 साल हो गए हैं इसको। तो फिर इसका बजट का कैसे ताल्लुक हो सकता है इसके साथ? ये तो फिर पहले का ही ठंडा चल रहा है। नहीं, वो पहले भी ठंडा था, कुछ अब बजट आया उसकी वजह से वो बिल्कुल ठंडा हो गया ये। नाज़रीन, मेरे साथ इस वक्त कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ के लॉयर वकास जुल्फ़िकार मौजूद हैं। हम उनसे भी राय लेंगे कि आखिर तब्दीली आ कहाँ रही है। पहले जो फाइलर थे उनके लिए ज़्यादा मसाइल हैं, ये जो न्यू फाइलर्स इंडक्ट कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा इश्यूज़ हैं। तो वकास साहब, आप इस बात पर भी रोशनी डालिएगा कि जो 5 मरले की ज़मीन है या जो एक कनाल की ज़मीन है उसको ट्रांसफ़र करने में मसला आ रहा है, आखिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें देखिए, गुजारिश ये है कि हर इंडिविजुअल का अपना एक पर्सपेक्टिव है। उसमें गुजारिश ये है कि टैक्स देने से किसी को ना इनकार था ना है, लेकिन टैक्सेस को पिछले कुछ अरसे में जिस पेस से बढ़ाया गया है उसकी वजह से हमारे मुल्क की जो रियल स्टेट सेक्टर है वो बड़ी बुरी तरह से मुतासर हुआ है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि आपने उसे आलमोस्ट तबाह कर दिया है। उसमें सबसे पहले तो जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते थे। रियल स्टेट सेक्टर ही वो उसको एक बड़ा ही सेफ़ और बड़ा महफूज ज़रिया समझते थे अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए। और क्योंकि इतने सारे हैवी टैक्सेस इंपोज हो गए हैं जिसकी वजह से इस वक्त हमारे रियल स्टेट सेक्टर के अंदर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है और इंडस्ट्री जो है वो बुरी तरह से तबाह हो गई है। अच्छा, जो पुराना टैक्स फाइलर था और जो नया टैक्स फाइलर है वो कितना कितना टैक्स दे रहे हैं? जी, वो भी इस वक्त देखें, उन्होंने अभी इस बजट के अंदर वो एक नई इंट्रोड्यूस करवा दिया गया कि एक बंदा जो पहले से रिटर्न फाइल कर रहा है वो फाइलर है, उसके लिए 3% है जी। और जो बंदा अभी रिटर्न फाइल करेगा उसको हम कंसिडर करेंगे FBR की लैंग्वेज में लेट फाइलर, और उसके लिए पहले पूरे साल तक वही टैक्स होगा जो एक नॉन फाइलर के लिए होता है, जो कि 6% है, जो कि बहुत ज़्यादा टैक्स बन जाता है। जब उसे 6% को आप पैसों में जाएंगे उस प्रॉपर्टी की DC या FBR वैल्यू के मुताबिक, तो वो बहुत ज़्यादा पैसे बन जाते हैं। और इसमें स्लैब्स का क्या रूल है? स्लैब्स का देखें, वो इसी तरह से है कि वो स्लैब्स तो हर इलाके के अंदर जहाँ जहाँ पे आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं वहाँ पे DC वैल्यू होती है एक, उस DC रेट के मुताबिक आप वहाँ की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं कि FBR की वहाँ पे क्या वैल्यू है और DC की क्या वैल्यू। उसके मुताबिक FBR के टैक्सेस जिस तरह के फॉर एग्जांपल आप जो परचेज़र के लिए हैं 236K है, 236W है, पंजाब गवर्नमेंट स्टैम्प ड्यूटी इम्पोज करती है, वो सारे के सारे 3% हैं फाइलर के लिए, जो कि बहुत कम नहीं है। वो पहले 1% हुआ करते थे आज से 1-1.5 साल पहले, अब उन्हें 3% पे ले जाया गया है, जो कि बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। अब एक बंदा जिसने रिटर्न फाइल भी कर दिया है वो टैक्स नेट में आना चाह रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये उसकी हौसला शिकनी करने के ही मुतरादिफ है कि उसे टैक्स नेट में आने के बावजूद आप उसे 6% चार्ज कर रहे हैं, जो कि 6% लाखों में बन जाते हैं एक 5 मरले के प्लॉट के भी। आपका कहना ये है कि इस वजह से ये कारोबार ज़रा धीमा चल रहा है? जी बिल्कुल, ये धीमा नहीं चल रहा जी। जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये कारोबार तकरीबन तबाही के दाने पे है, और उसकी रीज़न यही है कि जो जितने हैवी टैक्सेस इंपोज कर दिए गए हैं, आप इस वक्त देखेंगे एक आम इंडिविजुअल जो है वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की बजाय बैंक में पैसे रख के उस पर इंटरेस्ट लेने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। वो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता। उसकी रीज़न यही है कि वो पहले एक बंदा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता था, उसे एक अच्छी वैल्यू कोट होती थी, वो प्रॉपर्टी सेल करता था तो वो कुछ ना कुछ अर्न कर जाता था। अब उसको जितनी वो अर्निंग करता है उससे कहीं ज़्यादा उसे टैक्स में पे करना पड़ जाता है। इस वजह से उस बिज़नेस में कोई एक चार्म रह ही नहीं गया होगा किसी भी इन्वेस्टर का। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ इस वक्त नून लीग के MPA मियां इमरान साहब मौजूद हैं, और अगर मैं इनकी बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, और नून लीग से क्योंकि इन्होंने इलेक्शन लड़ा था तो काफ़ी ज़्यादा इनसे लोगों की तवक्कुआत होती है कि नून लीग काम करती है। लेकिन अब जो प्रॉपर्टी के ऊपर जिस तरह की मसाइल आ रहे हैं, जब से बजट 2024 का आया है तो देखा ये जा रहा है कि ये बिज़नेस ठप हो गया और काम अच्छे से नहीं किया जा रहा। हमने जितने भी रियल्टर्स से बात की है वो काफ़ी शिकवा कुना थे। उनका ये कहना था कि हमारी आवाज़ हुकूमत तक पहुँचाई जाए, तो हम यहाँ पर उनकी आवाज़ पहुँचाने के लिए आपके पास आए। सर, आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ये मसाइल किस तरह दूर होंगे। उनका ये कहना है कि जब से ये बजट आया है टैक्सेस बढ़ गए हैं, ट्रांसफ़र करने में, बाइंग करने में, और उसके अलावा जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं वो अब पाकिस्तान नहीं आ रही हैं क्योंकि उनको न्यू टैक्स पेयर के तौर पर मुतारिफ करवाना होगा ख़ुद को, तो फिर उनके लिए यहाँ पर प्रॉपर्टी लेना आसान होगा। मुझे ये बताएं कि हुकूमत क्या करेगी इन लोगों के लिए इस सिस्टम को आसान बनाने में? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपने बात की जैसे प्रॉपर्टी टैक्सेस की, तो प्रॉपर्टी के जो मेरे दोस्त हैं, मेरा भी यही बिज़नेस है, लेकिन प्रॉपर्टी की जो प्राइसेस थी वो बहुत हाई चले गई थी,
और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो प्रॉपर्टी टैक्स देते ही नहीं हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट ने एक ऐसी जामा पॉलिसी बनाई कि जिससे ये तमाम जो दोस्त हैं और जो लोग हैं वो एक टैक्स नेटवर्क में आ जाएं, और ये मुल्क के लिए बेहतर है। आज पाकिस्तान की मईशत जिस तरह से तबाही के दहाने पे खड़ी हुई थी, और उसको वापस अगर हमने लेके आना है तो हर इंसान को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। एक गरीब इंसान कोई साबुन ख़रीदता है, कोई दाल ख़रीदता है, उस पर टैक्स देता है, तो जो प्रॉपर्टी ख़रीदता है वो उस पर टैक्स क्यों नहीं दे सकता? तो उनको देना चाहिए, खुशी से देना चाहिए। और रेमिटेंस की जहाँ तक आपने बात की, तो जो पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हम शहरी हैं, वो पाकिस्तान उनका वतन है, अगर वो भी टैक्स देते हैं तो उनको देना चाहिए। पहले हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से देते थे, अब हम एक नेटवर्क के अंदर आके दे रहे हैं जो कि गवर्नमेंट के पास पहुंचता है, और उससे क्या होता है कि पाकिस्तान के अंदर जो मईशत है उसमें खुशहाली आएगी। जब ये बेहतरी आएगी तो इंशाल्लाह ताला ये प्राइसेस, ये टैक्सेस भी कम होंगे, आपके बिजली के बिल भी कम होंगे, आपका एक आम आदमी जो है उसके लिए आसानी पैदा होगी। तो मैं सब दोस्तों से कहता हूँ कि उनको गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान में अब बेहतरी आना शुरू हुई है इन चंद माह के अंदर, तो अगर वो इसी तरह से साथ देंगे तो पाकिस्तान खुशहाल भी होगा। सर, लेकिन मैं जब इन आम लोगों से मिलती हूँ तो मुझे यही समझ आती है कि वो लोग खाने पीने से भी रह चुके हैं। दे आर नॉट एबल टू पे देयर स्कूल फीस ऑफ देयर चिल्ड्रन, और अगर हम अब उनकी गर्दन पे पाँव रख के कहें कि नहीं आपने प्रॉपर्टी का टैक्स भी देना है, तो वो फिर उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी। देखें, जो आम आदमी है वो जब अपने हर चीज़ पे टैक्स देता है और उसको खाने पीने की चीज़ों से उसके लिए मुश्किलात हैं, तो ये वो टैक्सेस हैं जो एक अमीर आदमी नहीं दे रहा था, अब वो गरीब का हक खा रहा था। अब वो जब वो टैक्स अदा करेगा तो इससे जो हमारे मुल्क के अंदर जो गरीब तबका है उसके हालात में बेहतरी आएगी। सर, लेकिन इस वक्त पैसे जो है ना लोगों ने बैंकों में रखने शुरू कर दिए हैं और उसको सर्कुलेट नहीं कर रहे हैं मार्केट में। देखिए, हाँ, इसमें जो बैंक का इंटरेस्ट था काइबर जो है वो आपने देखा है कि नीचे आ रहा है, क्योंकि मुल्क के अंदर IMF की कुछ शराइत थी, उसको लेके चलना था, मुल्क करप्ट होने जा रहा था, उससे निकला है। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आएगी। और अब इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे ये काइबर नीचे आ रहा है तो इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है, तो इंशाल्लाह लोग अपने पैसे जो हैं वो इन्वेस्ट करेंगे। एक पॉलिटिकल जो स्टेबिलिटी भी नहीं थी, अब लोगों को एतमाद होना शुरू हो गया है कि एक हुकूमत ऐसी आई है। शहबाज शरीफ साहब पे पहले ही लोग, दुनिया उनका नाम बड़ा लेती थी कि वो बड़े अच्छे जो हैं, उन्होंने एक सूबा चलाया था, वो पाकिस्तान की बहादुर उनके हाथ में है। तो मैंने देखा, मैं अक्सर अवाम में रहता हूँ, लोगों में फिरता हूँ, इंडस्ट्रियलिस्ट से मिलता हूँ, तो उनके अंदर एक होप है कि अब वो कहते हैं कि नए नए बिज़नेस की अपॉर्चुनिटीज़ वो सोच रहे हैं कि हम इधर इन्वेस्ट करें, इधर इन्वेस्ट करें। सर, लेकिन आपके हल्के के लोगों से जिनसे मैं मिलकर आई हूँ और जितने भी रियल्टर्स हैं, उनका ये कहना है कि हमने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला को एक दरख्वास्त लिखी है कि वो अपने इन टैक्सेस को रिव्यू करें, और उनको इस बात की उम्मीद भी है कि सितंबर में वो इन टैक्सेस को वापस ले सकते हैं। इसमें आप उनके लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए, जो उनकी जायज़ बात होगी, अगर कोई ऐसा वो समझते हैं कि उनको इनमें कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो वो इंशाल्लाह ताला ऐवान में हम अपने कायदीन के पास पहुंचाएंगे, अपनी वज़ीर आला के पास पहुंचाएंगे, अपने वज़ीर आज़म के पास पहुंचाएंगे। तो सर, अगर आप मिलते हैं मरीम नवाज साहिबा से, तो फिर आप क्या मौक़िफ़ देंगे इन लोगों का, इन रियल्टर्स का, कि जिनको आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं इससे ज़्यादा ज़रूरी ये समझता हूँ कि इस टाइम जो हमारी गरीब आवाम है वो साफ़ पीने के पानी से महरूम है, उस पर काम हो रहा है। उनकी गलियाँ, उनकी चीज़ें, उनके बिजली के बिल नहीं उनसे अदा हो रहे, उनके बच्चों की स्कूल फीसिस का उनके लिए प्रॉब्लम है। तो एक ऐसा निज़ाम जो हमारी CM पंजाब हैं वो बनाने जा रही हैं, जिसमें तमाम, जैसे अब स्कूल्स को प्राइवेटाइजेशन की एक मॉडल के ऊपर लेके जा रहे हैं, जहाँ पे गरीब का बच्चा भी वो किताब पढ़ेगा जो एक अमीर का बच्चा पढ़ता है। आपकी बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन किताब पता नहीं वो पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन वो स्टेशनरी बाय करने से महरूम हो चुके हैं क्योंकि उसके ऊपर भी टैक्सेस लग गए हैं। देखें, जो आम आवाम के जो बच्चे हैं उनको फ्री किताबें मिलेंगी। सिर्फ यही नहीं, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने पंजाब के अंदर उन बच्चों को उनके स्कूल के अंदर दूध भी मिलेगा पीने का। दूध स्कूल में मिलेगा, लेकिन बाहर दूध पर टैक्स लग गया। नहीं, देखें, दूध पे टैक्स उस दूध पे नहीं लगा जो आम दूध है। वो एक, अगर आपने कुछ स्पेशल इंपोर्टेड मिल्क लेना है तो उस पर ऑब्वियसली जो इंपोर्ट की चीज़ है उस पर टैक्स होना चाहिए। 300 रुपये लीटर दूध समझ आता? ये 300 रुपये खैर दूध की प्राइस नहीं है, दूध है ना। आई बाय ग्रॉसरी, बट क्या आप बाय करते हैं? ये हाँ, मैं अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ खुद जाके करता हूँ। और मैं मुआवजा, कितने रुपए लीटर है बताएं? देखिए, मैं मुआवजा करता हूँ, मैं तो डब्बे का दूध नहीं पसंद करता, तो दूसरा वाला भी तो लीटर में मिलता है, कितने का लेते हैं? वो देखें, वो तो मैंने अपने मतलब के बाहर वाले आदमी को कहा हुआ है, मतलब जो हेल्पर होता है उसको पता है। नहीं,
वो हमने खुद हमारे रेट नहीं बताया, ले लेते हैं। रेट नहीं बताया। तकरीबन 160 से 200 रुपए का रेट है। ये वाला रेट पे तो फिर मैं कहती हूँ आप एक वो खोल लें। मैं प्राइस कंट्रोल कमेटी लाहौर का जो मेंबर भी हूँ, और अभी हमने 2 दिन पहले हमने अपने इस लाहौर बोर्ड की मीटिंग भी हमने बुलाई थी इसी हवाले से। सर ये बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि मैं मार्केट्स में जाती हूँ और प्राइस कंट्रोल के ऊपर भी हम काम करते हैं। इंशाल्लाह हम उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने वक्त दिया। और नाजरीन, आपने देखा कि इनका यही कहना था, मियां इमरान साहब का, जो कि MPA हैं, कि हम बात करेंगे, हुकूमत तक लोगों का मौक़िफ़ पहुँचाएँगे और ये जो प्रॉपर्टी का बिज़नेस है ये इन रियल्टर्स के लिए आसान बनाएंगे। आम आवाम भी आए और ख़रीदारी करे, फ़रोख्त करें, या इंटरनेशनल जो बायर्स हैं जो फॉरेन रेमिटेंसेस लेकर पाकिस्तान में आते हैं उनके लिए भी हम कारोबार को आसान बनाएंगे। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।